Hello everyone, how are you? So class 10 students, I have a poem for you, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. तो स्टूडेंट्स आइए इस पोएम को जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस पोएम का जो थीम है वो क्या है और किस तरह से ये पोएम हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस पोएम की एक्सप्लेनेशन में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पोएट के बारे में आपको क्या जानना चाहिए। हमारी पोएट का पूरा नाम है जॉर्ज लेस्ले नॉरिस। इनका जन्म 1921 में हुआ, 2006 में डेथ हुई। ही वॉज ए पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी ये पोएट भी थे और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते। हिज फादर वॉज ए माइनर। माइनर मीन्स वो खदान में काम करते थे, जिस तरह कोयले की खदान है। ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही लेफ्ट हिज स्कूलिंग, यानी हमारे राइटर के जो पेरेंट्स थे वो गरीब थे, तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग बीच में ही छोड़ी। ही बिगेन वर्किंग एज ए रेट्स क्लर्क, उन्होंने एक क्लर्क के तौर पे काम करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन किया 1940 में, और उस समय केवल ये 19 वर्ष के थे। लेकिन 1941 में ही इनकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से डिस्चार्ज कर दिया गया। स्टूडेंट्स, कुछ और इन्फॉर्मेशन, और ये आपको जानना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसकी एक हम्बल बिगनिंग थी, बहुत छोटी बिगनिंग थी, जिसके पेरेंट्स गरीब थे, किस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़े। इन्होंने स्कूलिंग बीच में छोड़ी, हम पहले बात कर चुके हैं। फिर एयरफोर्स में गए, वहाँ से भी इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, और लाइफ में बाद में ये विजिटिंग प्रोफेसर बने एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन इन 1973 में। और 1938 में जब ये 17 साल के थे, इनकी पहली पोइम पब्लिश हुई थी। लेकिन इनका जो करियर था एज ए पोएट वो स्टार्ट होता है विद द इनके एक फर्स्ट कलेक्शन जो था फाइंडिंग गोल्ड नाम से, जो 1967 में पब्लिश हुआ था, वहाँ से। तो शॉर्ट स्टोरी राइटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। यानी हमारे राइटर जो प्रेजेंट पोएट हैं, वो उनकी जो बिगनिंग है लेस्ले नॉरिस की, वो बहुत हम्बल रही, लेकिन बाद में वो एक विजिटिंग प्रोफेसर भी बने और एक जाने माने जो है पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी बने। अब स्टूडेंट्स, पोएम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस पोएम का जो हम प्रेजेंट पोएम पढ़ने वाले हैं, अ टाइगर इन द जू, इसके बारे में अब क्या जानेंगे। ये पोएम एक कंट्रास्ट है बिटवीन अ केज्ड टाइगर एंड ए टाइगर लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट। देखिए, एक शेर के बारे में हम बात करते हैं। एक तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर रहता है, जहाँ पर उसका अपना वातावरण है। एक टाइगर है जो पिंजरे में बंद है, जिसको केज्ड कर दिया गया है। तो इन दोनों लाइफ के बीच में एक कंट्रास्ट, एक विरोधाभास दिखाने की कोशिश की गई है। ये पोएम जू से जंगल और जंगल से जू में जाती है। इस पोएम के अंदर एगनी, हेल्पलेसनेस, यानी एक मानसिक पीड़ा, एक कहते हैं ना, मतलब एक हेल्पलेसनेस है। वो आदमी, जैसे हम है ना, कई बार हम एक ऐसी जगह पर हों जहाँ हम चाहते हुए कुछ ना कर पाएँ, दैट इज़ हेल्पलेसनेस। तो किस तरह से एक केज्ड टाइगर एक जू के अंदर है और उसको एग्नी है, मानसिक पीड़ा है, और वो असहाय है किसी काम को करने के लिए। ये पोएम इसे एक्सप्लेन करती है। थीम क्या है फिर पोएम का? थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल। हम सब के लिए फ्रीडम की इम्पोर्टेंस कितनी है, ये इस पोएम का थीम है। दोज हु आर नॉट फ्री एंड फोर्स्ड टू लिव अंडर चेन्स और बिहाइंड बार्स लिव अ मिजरेबल लाइफ। आपने पक्षियों को देखा होगा छोटे छोटे पिंजरों में बंद। जिस पक्षी के पंख दिए कुदरत ने, जिसे उड़ने के लिए कुदरत ने सब कुछ दिया, उस पक्षी को इंसानों ने पिंजरों में कैद कर दिया। जिस टाइगर को मजबूत गद्देदार पैर दिए
तेज़ दौड़ने के लिए उस टाइगर को इंसानों ने पिंजरों में डाल दिया, जू के अंदर डाल दिया। तो ऐसे पक्षियों की, जानवरों की जो पिंजरों के अंदर कैद हैं, उनका जीवन बहुत दयनीय हो जाता है, क्योंकि वो अपनी प्राकृतिक जो जीवन है, जो प्रकृति ने उनको जीवन दिया, वो उस जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। उनके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं, उनसे उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो उन इंस्टिंक्ट्स को कहीं दिखा नहीं सकते। और इससे क्या होता है कि जब एक, मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का जो वास्तविक गुण अगर वो न दिखा पाए, वो प्रोग्रेस करना चाहता, वो आगे जाना चाहता, अगर वो नहीं दिखा पाता किसी कारणवश, तो क्या होता है कि उनमें रेज, एगनी, हेल्पलेसनेस यानी क्रोध, मानसिक पीड़ा, असहाय, अपने आप को फील करते हैं, और धीरे धीरे वो चीज़ें उनके व्यक्तित्व का पार्ट बन जाती हैं। यानी यहाँ पर पोएट ये फोर्स देना चाहते हैं इस बात को कि सभी जीव, उन्हें स्वतंत्र रहना चाहिए, वो अपने प्राकृतिक वातावरण में रहें, ना कि पिंजरों में कैद होकर किसी के घर की या किसी चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाएं। यहाँ पर ये पोएट का जो मैसेज है वो क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे, और प्रैक्टिस ये है कि हम अपनी बुक को छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी बुक को अपने साथ रखेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी पोएम की बुक ओपन कर लीजिए। हिज फर्स्ट फ्लाइट की पोएम है अ टाइगर इन द जू। मैं फर्स्ट स्टेंजा से शुरू करता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. He should be lurking in a shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Third stanza. He should be snarling around houses, at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Fourth, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो स्टूडेंट्स, इस पोएम को आप अपनी टेक्स्ट बुक की सहायता से प्रैक्टिस करें बोलने की, क्योंकि एक बार आप अच्छा बोलने लगेंगे तो पोएम आपको बहुत सारी समझ में आ जाएगी। चलिए, आप एक कंपैरिजन को देख लिए, दोनों जीवन में क्या क्या फ़र्क है। कि टाइगर एक पिक्चर में तो केज के अंदर है और वो केज के अंदर ही मूव कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पिक्चर में टाइगर जंगल में है और वो अपने जो शिकार है उसके ऊपर अटैक करने वाला है। अब बिगिनिंग ऑफ द पोएम क्या है? पोएम की जो बिगिनिंग है वो एक डिस्क्रिप्शन है टाइगर की, जिसे पिंजरे के अंदर कैद करके एक चिड़ियाघर में रखा गया है। टाइगर के स्ट्राइप्स आपने पिक्चर में देख ही लिए होंगे, जो उसके चेहरे पर सुंदर सी जो स्ट्राइप्स हैं बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन वो अपने उस छोटे से केज के अंदर, पिंजरे के अंदर कुछ कदम चल पाता है। क्यों? क्योंकि उसका पिंजरे का साइज ही इतना है। उसके पैर बहुत मखमली हैं, लेकिन वो बहुत गुस्से में है, लेकिन वो अपना गुस्सा शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है और उसके गुस्से का किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लाइफ ऑफ टाइगर्स इन द जंगल क्या है? अब ये कंपैरिजन हम जानने की कोशिश करते हैं कि जंगल में उसकी लाइफ कैसी होगी और बाहर उसकी लाइफ कैसी होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने स्टेंजा नंबर 2 और 3 को देखेंगे तो वो उसकी जंगल की लाइफ को बताता है, और स्टेंजा 1, 4 और 5 उस टाइगर की कंक्रीट सेल में यानी चिड़ियाघर के अंदर जो उसकी लाइफ है वो उसे बताता है। यानी जंगल उसका नेचुरल हैबिटेट है, उसके रहने की जगह है जो कुदरत ने उसे दी है। अगर वो फॉरेस्ट में होता तो वो क्या करता?
वो कहीं लंबी लंबी घास के अंदर किसी पानी के झरने के पास, पानी की छोटी सी बावड़ी हो, छोटा सा तालाब हो, उसके पास वो घात लगाकर बैठा होता, ताकि वो अपने शिकार को, चाहे उसमें हिरण आ गए, चाहे उसमें कोई भी शिकार हुआ, ताकि अपना शिकार वो कर सके। यानी वो वहाँ पर शिकार अपने खाने के लिए, अपने शिकार के लिए बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल स्वतंत्र है। और यहाँ पर उसकी जो रियल स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसका हमें पता चलता है। आपने बहुत बार कुछ वीडियो क्लिप्स भी देखे होंगे जिनमें टाइगर खुद हंट करते हैं, तो आप उनमें देखिए वो कितनी तेज़ दौड़ते हैं, कैसे वो शिकार करते हैं, उनकी पूरी ताकत वो लगा कर चलते हैं। और टेरराइजिंग द विलेजर्स, वो गांव के लोगों को भी जो है डरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार शेर भटक कर जंगल के किनारे तक आ जाते हैं, और जब वो जंगल के किनारे पर आते हैं तो वो बहुत ज़ोर से दहाड़ते हैं, गुर्राते हैं, और उनके गुर्राने की आवाज़ सुनकर, उनकी दहाड़ सुनकर गांव के जो लोग हैं वो डर जाते हैं। और क्योंकि टाइगर के जो दांत होते हैं वो लंबे और बहुत तेज होते हैं, तीखे होते हैं, तो जब शेर मुंह खोलते हैं तो लोग वैसे ही उसको देखकर डर जाते हैं। यानी टाइगर का जो एक ऑरा है हमारे सामने, हमारे मन में, कि शेर को देखकर हम वैसे ही डर जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप जंगल में कहीं गुम हो जाएं और आप शेर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? आपका एक जवाब तो ये भी हो सकता है, सर हमने क्या करना है, शेर नहीं करना जो करना है। तो सेम वही बात है कि टाइगर का जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, जब उनके पे कोई बंधन नहीं है, तो वो बहुत घातक भी हो सकते हैं। तो क्या वो इतने घातक है कि हम उन्हें उठाकर पिंजरों के अंदर डाल दें, बंद कर दें? नहीं, क्योंकि कुदरत का जो एक नियम है उसको चलते रहने के लिए शेरों का जंगल में होना बहुत ज़रूरी है। अब लाइफ ऑफ टाइगर्स इन द जू, जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर उसकी लाइफ क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। यानी जब वो जंगल में है तो वो गांव वालों को भी टेरराइज कर सकते हैं, वो अपना शिकार करते हैं, वो गांव में आते हैं, वहाँ के जो पालतू पशु हैं उनको भी कई बार उठा कर ले जाते हैं। लेकिन जब जू के अंदर हैं, जब चिड़ियाघर में हैं, तब क्या होता है, तब देख लेते हैं। लेकिन यहाँ की रियलिटी दूसरी तरफ है। टाइगर फॉरेस्ट में नहीं है, यहाँ पर कहाँ पर है फिर? वो केज के अंदर है, पिंजरे के अंदर है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। उसकी जितनी भी ताकत है वो पिंजरे के पीछे है। अगर वो मान लिया जोर लगाएगा वो किस पर? लोहे की सलाखों पर जोर लगाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कुछ कदम चल पाता है क्योंकि उसका जो पिंजरा है वो बहुत छोटा है। तो कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं वहाँ पर वो पावरलेस है, वो अपनी स्ट्रेंथ विजिटर्स को नहीं दिखा सकता। और इसलिए क्या है, वो जो विजिटर उसको देखने आते हैं, जिस तरह हम लोग चिड़ियाघर देखने जाते हैं, तो वो हमें इग्नोर करता है, क्योंकि उसको हमें देखने से उसे उसका पता है कि ये रूटीन वर्क है, रूटीन में लोग यहाँ पर आते हैं। तो वो क्योंकि पिंजरे के अंदर है या एक बहुत ऐसी जगह पर है जहाँ से वो हम पर हमला नहीं कर सकता, तो वो इग्नोर करना वो बेहतर समझते हैं। अब उसकी रात कैसे गुजरती है, ये लास्ट जो स्टेंजा है ये उसकी हम बात कर रहे हैं। वो नॉइज़ ऑफ पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द पुलिस उसको सुनाई देती। क्यों? क्योंकि अगर वो जंगल में होता तो वहाँ पर कुछ पक्षी जो रात को बोलते हैं, तो हज़ारों तरह की आवाज़ वहाँ पर आ रही होती जंगल के अंदर। झिंगुर की आवाज़ है, किन्हीं पतंगों की आवाज़ है, कुछ और आवाज़ें हैं जो बर्ड्स और एनिमल्स जो आवाज़ें करते हैं उनकी आवाज़ आ रही होती। लेकिन अब क्योंकि वो जू के अंदर है, कंक्रीट का जंगल है, वो वहाँ पर है, तो वहाँ पर किसकी आवाज़ आएंगी? गाड़ियों की आवाज़ आएंगी, पुलिस की पेट्रोलिंग कार घूमती हैं उनकी आवाज़ आएंगी। और क्योंकि लगातार सायरन चलते हैं, आवाज़ चलती है, तो उसके पास रेस्टिंग टाइम नहीं है। वो स्टार्स को अपनी ब्रिलियंट आइज, शाइनिंग आइज से देखता है, और ऐसा लगता है, पोएट ये मानते हैं कि ऐसा लगता है कि वो जब आसमान में तारे देखता है तो ऐसे लगता है कि हेवन से पूछता हो कि मुझे यहाँ पर आपने कैद क्यों कर दिया, मुझे आपने यहाँ पर कैद क्यों कर दिया? क्या मेरी नियति यही है
क्या मैं यहाँ से कभी निकल पाऊँगा? यानी मुझे मेरे नेचुरल हैबिटेट से अलग करके मुझे इस जू के अंदर, इस चिड़ियाघर के अंदर, इस केज के अंदर, इस पिंजरे के अंदर मुझे रोक दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम बहुत सिंपल, बहुत आसान है। यहाँ से हम कंप्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं वो करने की कोशिश करते हैं। ये आपको सीखना भी है और खुद करना भी है। तो स्टेंजा 1 हिज टॉक से शुरू है, इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ तक है। नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम का नाम आपको पता है, पोएट भी आपको पता है क्योंकि आप इस पोएम को कर रहे हैं। वेयर इज ही नाउ, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेंजा की बात कर रहे हैं तो आप फर्स्ट स्टेंजा के हिसाब से बताएंगे ही कहाँ पर है। ही कौन है और ये कहाँ पर है, ये आपने बताना है। वट इमोशंस डज द टाइगर शो। इस फर्स्ट स्टेंजा में उसके कौन से इमोशन आपको नजर आते हैं। इमोशन होती हैं भावनाएं। एक्सप्लेन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी तीसरी जो लाइन है फर्स्ट स्टेंजा की, ये आपने एक्सप्लेन करनी है। आप यहां पर वीडियो को रोक के आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टेंजा 2 पर चलते हैं। ही शूट से शुरू है और वेयर प्लम्प डीर पास। तो डियर जो है, हिरन जो है मोटे ताजे, उसको लेकर कहीं ना कहीं बात है। तो हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन हेयर। ही शब्द का यूज हुआ है ना, तो ही कौन है फर्स्ट लाइन में। हु इज लर्किंग इन द शेडो। आप समझदार हैं, फर्स्ट लाइन को ही देखेंगे। वाई शुड ही बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। वो उस लंबी घास के अंदर क्यों स्लाइड करता है, क्यों दबे पैर चलता है, ये आपको बताना है। हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। ये लाइन किस पोएट ने लिखी है। आप अगेन स्टॉप यहां पर करें, अपने आंसर लिखें, फिर आगे चले। स्टेंजा 3 ही से शुरू है और टेरराइजिंग द विलेज। वेयर शुड ही बी स्नेरलिंग अराउंड। वेयर शुड ही बी स्नेरलिंग अराउंड। वाई डू यू थिंक ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज। तीसरा, हाउ डू द विलेजर्स फील। गांव वाले कैसा महसूस करते हैं और क्यों, ऐसा क्यों महसूस करते हैं। वट डज ही डू वाइल मूविंग एट द जंगल्स एज। जब वो जंगल के एज तक जाता है तो वो क्या करता है। नेचुरल है। अब आप स्टेंजा आपके सामने है और आपको पता है क्या। स्टेंजा 4 बट ही से शुरू है और इग्नोरिंग विजिटर्स तक। हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, है ना। वेयर इज ही लॉक्ड। वाई हैज ही बीन लॉक्ड, उसे क्यों लॉक किया, कहां पर है। लाइन एक्सप्लेन करनी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इसका मीनिंग बताना आपने, इस लाइन का मीनिंग क्या है। और पांचवा क्वेश्चन है हु इज इग्नोरिंग विजिटर्स एंड वाई। कौन विजिटर्स को इग्नोर करता है और क्यों करता है। स्टेंजा 5 लास्ट स्टेंजा है हमारा पोएम का। ही हियर्स से शुरू है और एट द ब्रिलियंट स्टार्स तक है। व्हाट डज ही हियर एट नाइट, क्या सुनता है, आपको पता है। स्टेंजा आप देख रहे होंगे साथ साथ तो आपको पता भी लग गया। हुज वॉइस इज द लास्ट वॉइस एट नाइट। लास्ट वॉइस किसकी है नाइट में। व्हाट डज ही स्टेयर एट, किसको स्टेयर कर रहा है। और एक्सप्लेन द लाइन एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये लाइन आपने दोनों एक्सप्लेन करनी है। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने एक एक्सरसाइज और जोड़ी है। इसके अंदर मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं कुछ, आपको बताना है पोएम के अंदर कौन से वर्ड का मीनिंग है। जिस तरह वॉकिंग विद प्राइड, वॉकिंग विद प्राइड एक मीनिंग है एक वर्ड का, तो वो आपने बताना है कौन सा शब्द है जिसका मीनिंग है वॉक विद प्राइड। एंगर, हमने एक शब्द लिया है यहाँ पर पोएम से और उसका मीनिंग है एंगर। इसी तरह क्लियर 4 में है लाइंग हिडन, 5 में मूविंग स्लोली, 6 में फैट, है ना, कहीं हिरन का कुछ जिक्र आया था तो वहाँ पे फैट जैसा शब्द है जिसका मीनिंग फैट है। ग्रॉल, लॉन्ग शार्प टीथ, नॉट पे अटेंशन टू और शाइनिंग, ये 10 वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हैं
और आपने 10 वर्ड बताने हैं जिनके मीनिंग यहाँ पर लिखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इन आंसर्स को खुद कोशिश करनी है, अपनी कोशिश करते रहें। तो स्टूडेंट्स आपने आंसर लिख लिए होंगे। चलिए अब आपके आंसर्स को चेक करते हैं, और जिन्हें नहीं आए हैं वो आंसर्स को लिखना सीखिए, बनाना सीखिए कि हम आंसर कैसे देंगे। नेम द पोएम एंड द पोएट। स्टैंजा 1 का द नेम ऑफ द पोएम इज अ टाइगर इन द जू एंड द नेम ऑफ द पोएट इज लेस्ली नॉरिस। वेयर इज ही नाउ? ही इज नाउ इन अ केज। ही इज नाउ इन अ केज। पिंजरे में तो है। कौन सी इमोशन है उसकी? हाँ, कौन सी इमोशन है? हेल्पलेस है। और इन ए रेज, गुस्सा, वो गुस्से में है। इन हिज क्वाइट रेज का मीनिंग क्या है कि गुस्सा है लेकिन हेल्पलेस है, यानी वो अपने गुस्से को शो भी नहीं कर सकता। अगर गुस्सा दिखाए तो किसको दिखाएगा? तो उसी को ही खुद को ही चोट लगेगी। तो हेल्पलेस एंड इन अ रेज। लाइन एक्सप्लेन करनी थी। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट, नरम, सॉफ्ट पैड, पैरों के नीचे जो टाइगर के जो पैरों में जो पंजा होता है उसके नीचे के जो पैड होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसके लिए वेलवेट वर्ड यूज किया है। स्टेंजा 2, ही कौन है इस लाइन में? टाइगर इन द जंगल। पहले में ही टाइगर इन द केज, दूसरे में टाइगर इन द जंगल। हु इज लर्किंग इन द शेडो? द टाइगर। द टाइगर क्यों? क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज लर्किंग इन द शेडो। वाई शुड ही बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास? अब देखो, लंबी घास में से वो क्यों घिसट घिसट कर धीरे धीरे जा रहा है? क्योंकि वो अटैक कर रहा है अपने प्रे के ऊपर। प्रे का मतलब शिकार के ऊपर। अपने शिकार के ऊपर हमला करने से पहले वो बहुत धीरे धीरे उसके नज़दीक तक जाता है ताकि बिना आवाज़ किए अपने उसके शिकार के नज़दीक तक पहुंच जाए और एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दे। तो ही इज गोइंग टू अटैक हिज प्रे। हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स? लेस्ली नॉरिस। वेयर शुड ही बी स्नेरलिंग अराउंड? अब थर्ड स्टेंजा पे जब हम आते हैं तो स्नेरलिंग अराउंड कहाँ पर है? हाउसेज एट द एज ऑफ द जंगल, यानी जंगल में जो हाउसेज हैं उनके किनारे पर वो आकर स्नेरलिंग करता है। मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा, अदरवाइज आप कोशिश नहीं करेंगे। इस वर्ड को आपने खुद तलाश करना है। वाई डू यू थिंक ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज? टू गेट सम डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर हिज फूड। कई बार शेर भटक कर जंगल के किनारे पर आ जाते हैं तो लोगों की जो भेड़ बकरियां उन्होंने पाली हुई हैं वो उनको उठाकर ले जाते हैं, उन्हें खा जाते हैं। हाउ डू द विलेजर्स फील? अब लोग कैसा फील करते हैं जब शेर जंगल में होता है? तो लोग कैसे? फ्राइटन्ड, डर जाते हैं लोग। क्यों? दे हियर द ग्रॉलिंग ऑफ ए टाइगर अराउंड देयर हाउसेस। क्योंकि टाइगर की जो दहाड़ है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है और लोग डर जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि 2-3 लोग निकले और शेर का मुकाबला कर ले, क्योंकि शेर में बहुत ताकत भी होती है। तो पीपल फील फ्राइटन्ड। व्हाट डज ही डू वाइल मूविंग एट द जंगल्स एज? जब वो जंगल के एज पर मूव करता है तो क्या होता है? ही शोज हिज वाइट टीथ। और वो टीथ कितने होते हैं? बिग होते हैं। और उसके जो बड़े बड़े पंजे हैं वो लोगों को डरा देते हैं। और कहते हैं अगर शेर का पंजा एक बार लग जाए तो 5-7 किलो मांस तो वहाँ से वैसे ही उखड़ जाता है। तो उसकी जो पावर, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके पंजे की, क्लॉज की, उसके टीथ की, वो लोगों को टेरराइज करती है। हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, फोर्थ स्टेंजा? ही इज द टाइगर हु हैज बीन लॉक्ड इन अ जू। वेयर इज ही लॉक्ड? ऊपर मैं आंसर दे चुका हूं। जू में भी आपने बताना है इन ए सेल। इन अ सेल। सेल मीन्स एक छोटी सी कोठड़ी, एक छोटा सा हिस्सा जो बनाया हुआ है। वाई हैज़ ही बीन लॉक्ड? उसे वहां पर लॉक क्यों किया गया है?
क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो वो वहाँ से भाग सकता है और लोगों की जान को खतरा हो सकता है। हमने एक क्वेश्चन दिया था, एक्सप्लेन द लाइन, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मीन्स द टाइगर कैन वॉक ओनली द स्पेस अवेलेबल इन द केज। मान लो आपको किसी कोठड़ी में बंद कर दो तो आप कितना चल पाओगे? जितनी उस कोठड़ी की लेंथ है उतनी ही चलोगे ना। चक्कर चाहे आप 50 काट लो, मान लो 4 कदम ही आप चल सकते हैं तो आप 4 कदम ही चलेंगे ना, तो 4 कदम के उसके हिसाब से चलेंगे। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज का मीनिंग है कि यू कैन वॉक या द टाइगर कैन वॉक ओनली द स्पेस अवेलेबल इन द केज। हु इज इग्नोरिंग विजिटर्स? नेचुरल टाइगर इज इग्नोरिंग विजिटर्स। क्यों? बिकॉज ही हैज़ नो इंटरेस्ट देम। कहते हैं तो रोज के हैं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका, ना उनके पास वो शिकार कर सकता है ना उनके पास वो जा सकता है, तो ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन देम। व्हाट डज ही हियर एट नाइट? नेचुरल है, पेट्रोलिंग कार्स है। और किसकी पेट्रोलिंग कार्स हैं? पुलिस की है। तो ही हियर्स द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। हुज वॉइस इज द लास्ट वॉइस एट नाइट? द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। यानी क्वेश्चन की भाषा को बदला जा सकता है, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। What does he stare at? He stares at the twinkling stars. Explain करनी है लाइन, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Students, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इस पोएम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इसको आप याद भी करें और इसको आप समझिए कि इस पूरी पोएम की जो आत्मा है इन 2 लाइन्स के अंदर है। द टाइगर इन द केज इज लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई. He watches bright stars. It has a symbolical meaning that he asks heaven why his freedom has been taken from him. इन लाइन्स में एक सिंबॉलिकल मीनिंग छुपा हुआ है जो पोइट ये बताना चाहते हैं हमें कि वो आसमान में देखकर हेवन से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे आपने इस हालत में क्यों रखा हुआ है, मेरी फ्रीडम को आपने मुझसे क्यों छीन लिया। यानी मैं अपनी फ्रीडम का हकदार था, मैं जंगल में रहने का हकदार था, लेकिन मेरी वो फ्रीडम आपने मुझसे ले ली। तो स्टूडेंट्स, आइए अब उन वर्ड्स की बात करते हैं जो 10 वर्ड्स मैंने आपको दिए थे। आपने जरूर मेहनत की होगी और उनके मीनिंग भी निकाले होंगे। तो हम देखते चलते हैं। वॉक विद प्राइड, स्टॉक्स है ना, फर्स्ट स्टैंजा में। सेकंड जो वर्ड था एंगर, रेज, फर्स्ट स्टैंजा में ही। क्लियर, विविड, क्लियर विविड है ना, विविड स्ट्राइप्स, बिल्कुल साफ सुथरी, कोई उनमें वो नहीं कि धुंधली नजर आ रही, बिल्कुल साफ सुथरी नजर आती हैं। लाइंग हिडन, लर्किंग, छुप जाना, छुपे पड़े रहना मीन्स लर्किंग। मूविंग स्लोली, स्लाइडिंग। फैट, प्लम्प, प्लम्प आया था ना वर्ड सेकंड स्टेंजा की लास्ट लाइन में, वेयर प्लम्प डियर पास। ग्रॉल, स्नेरलिंग, गुर्राना, दहाड़ना। लॉन्ग शार्प टीथ, फैंग्स। नोट पे अटेंशन टू, इग्नोरिंग। शाइनिंग, ब्रिलियंट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्रीहेंशन के आपने कर लिए होंगे। इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के सहारे ही आपके बाकी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पोएम के, वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन। हम बहुत जल्दी फिर एक नई पोएम या एक नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।